हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। मैं आप बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रीवियस ईयर के पेपर सारे के सारे सॉल्व करवाने की वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेकर निकला हूं, जिसमें मैं अभी इसके पहले लेबर इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करवा चुका हूं और अभी इस वाले वीडियो पर मैं आपको हॉस्टल वार्डन का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन में एक वीडियो और मैं बना चुका हूँ, इंग्लिश वाला। आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैथ्स के लिए। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको हॉस्टल वार्डन का प्रीवियस ईयर में मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा विथ ट्रिक्स सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, एक डिटेल सॉल्यूशन भी होगा, ताकि आपको क्वेश्चन को ट्रीट करने का एक अप्रोच भी पता चल सके। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कि उन क्वेश्चंस को आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी। फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सुनो, क्या कहते हैं। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। तो पहले आप औसत समझ लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ। औसत क्या होता है? औसत माने कि एवरेज। ये दरअसल होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एवरेज में ये नंबर ऑफ टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब ये कैसा दिखाई देगा दरअसल, देखना। एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अगर मैंने इस एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो मुझे यहां से सम ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। मुझे यहाँ से सम ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। तो ये एक फंडा है, ये थोड़ा सा फास्ट करने की टेक्निक है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, कि अगर हम लोग कभी भी एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का इनटू करवा देते हैं तो हमें सम ऑफ टर्म्स पता चल जाता है। ठीक है भाई, चलो अब काम करना शुरू करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ए और बी का औसत। तो ए और बी का अगर मुझे सम जानना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज में, एवरेज कितना गिवन है 20, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म है 2, उसे इनटू करवा दूंगा। ऐसा हो जाएगा। ये पता चला। फिर से एक बार कोशिश करता हूं। बोलता है यदि सी ए का स्थान ले लेता है, ए की जगह पर किसको लिख दिया मैंने, सी। बी का बी वैसे ही रहा, तो जो एवरेज है वो 19 हो जाएगा। तो एवरेज मुझे पता है 19। अब इससे अगर आपको सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स का इनटू करवा दोगे तो वो सम बन जाएगा। तो ये हो गया 38। ऐसा। ठीक है। फिर बोलता है यदि सी बी का स्थान ले लेता है, ए का ए वैसा ही रहेगा, बी की जगह पर सी आ जाएगा, तो एवरेज जो है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, वो दरअसल 21 हो जाता है। तो एवरेज में दो टर्म्स है, अगर आपने उसका इनटू करवा दिया तो आपको सम ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 42। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि ए बी और सी की औसत आयु क्या होगी। मुझे ना ए बी और सी की औसत आयु निकाल कर देना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ये जो तीन इक्वेशन है ना मेरे पास, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2c, c प्लस सी 2c। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और जब मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा 120। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी बच्चे लोग, वो हो जाएगी 60। 120 का आधा हो जाएगा 60। ठीक है। अब उससे क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है। अगर मान लिया आपने ए प्लस बी को यहां पर पुट कर दिया, भाई आपको ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 60 पता चल गया। अब इस ए प्लस बी को, दरअसल इस वाली चीज को सीखने की कोशिश करना, इस ए प्लस बी को यहाँ पे लिख दोगे तो सी पता चल जाएगा ना। ए प्लस बी कितना है, 40 है। तो 40 प्लस सी बराबर 60, मतलब सी बराबर आ जाएगा 20। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे हिसाब से 20। समझ में आया? वैसे देखो सी प्लस बी है, यहाँ पर लिख दूंगा बी प्लस सी की जगह पर 38। तो उसको मैं 40 से माइनस 60 से माइनस करवा दूंगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। ठीक है। वैसे ए प्लस सी है, ए प्लस सी को यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे ए प्लस सी को, ए प्लस सी की जगह पर आप 42 लिखोगे और पहले से ही बी लिखा हुआ है बराबर 60, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। और ए प्लस सी है ना, हाँ ठीक है। तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 22। ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा प्लस माइनस अपने हिसाब से देख लेना। मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया बस। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी को यहाँ पर पुट किया, इस वाले एक्सप्रेशन में ए प्लस बी रखा तो सी पता चल गया, वो आ गया मेरे पास 20। फिर बी प्लस सी रखा तो ए पता चल गया, वो आ गया 22। और फिर ए प्लस सी रखा तो मेरे को बी पता चल गया, वो हो गया 18। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 22, 18 और 20। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी। देखो जरा, इत्मीनान से देखो। ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस तरीके से इसको ट्रीट भी करना चाहिए। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आहा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आप ना ये भी चीज नोटिस करते चलिए कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये देखा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एवरेज से पूछा गया था। अब जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना बच्चे लोग, ये दरअसल ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करो। ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पर एक्स, मेरे को इसका मान इसको निकाल कर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स का मान कैसे निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सब लोग का अपना अपना दिमाग चलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। मैं एक सीधी रेखा इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये सीधी रेखा ड्रॉ करी तो ये हो गया कि इसने ना, इस सीधी रेखा ने ना इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया ऐसा। तो ये 54 का आधा हो जाएगा मेरा ख्याल है 27, और ये भी हो जाएगा 27। ठीक है, अब आप ना थोड़ा सा, जिसको मैं ना ब्लू कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए, इस पर थोड़ा सा फोकस बनाओ। चलो ग्रीन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इस पर आप बस फोकस बनाओ, इस वाले सेक्शन पर बस आप फोकस बनाइए, इतना, बस अब इतना फोकस बनाइए। तो जो मैंने अभी ग्रीन किया ना बच्चों के लिए, आपको ना ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों को, ये एक त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज है। एग्री करते हो। अब इस त्रिभुज में एक नियम लगता है। त्रिभुज में क्या नियम लगता है, जो बाह्यतम कोण होता है, ये वो बाह्यतम कोण है। ठीक है, जो बाह्यतम कोण होता है वो दूरस्थ स्थित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल के बराबर होता है ना। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो फार अवे जो भी इंटीरियर एंगल स्थित होते हैं उन सभी के सम के बराबर होता है। एग्री करते हो। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो दूरस्थ स्थित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये 43 है और ये 27 है, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, कंफर्टेबल है। और वैसे ही सेम चीज इसके लिए भी लगेगी। ये भी तो एक त्रिभुज है, आपको मैं पिंक कर देता हूँ इसके लिए अलग दिखाने के लिए। ये भी तो एक त्रिभुज है, ये रहा, है ना। और इसमें ये भी तो ये वाला बाह्यतम कोण है, तो वो दूरस्थ स्थित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। सॉरी, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो आप अगर दोनों का जब सम निकालोगे तो ये हो जाएगा 43, 27, 27, 38, 27, 27 हो जाएगा 54, और जब इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 135। 135 का एकदम सही जवाब है। तो ये जो कंप्लीट कोण होगा, जो कंप्लीट एंगल होगा, उन सभी का सम होगा, और वही दरअसल x है। तो वो कुछ और नहीं होगा, वो हो जाएगा 135। इन सभी को मैंने जोड़ दिया कंप्लीट एंगल के लिए, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। इस टुकड़े में 27 और शायद 43 था, इस टुकड़े में 27 और 38 था, चारों को जोड़ दिया 135 आ गया। 135 का करेक्ट आंसर हो गया। पता चला किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना था। आइडिया मिला सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सुनते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। ये रहा वो क्वेश्चन आपके सामने। जैसे ही ना, मतलब मान लिया आप जैसे वीडियो देख रहे हो, तो मेरी सलाह ये है आप सारे बच्चों से कि ना, जैसे क्वेश्चन सामने आता है तो उस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और खुद से एक बार बनाने की कोशिश करो। जब वीडियो को पॉज करके खुद से थोड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो एक अच्छा आइडिया लगता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, चलो सुनते हैं। देखो क्या कहता है। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। मतलब मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे सुनते हैं। तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं के से अर्धवृत्त काट कर निकाला गया है। ये दो अर्धवृत्त हैं, दोनों तरफ से काट करके इन्होंने अलग कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो एरिया उन्होंने जो शेडेड किया हुआ है, शेडेड एरिया का आपको एरिया बताना है। ठीक है भाई, बहुत आराम से अपन निकाल सकते हैं, बहुत सामान्य से इसको तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको एरिया जानना है शेडेड पार्ट का, अगर आपको एरिया जानना है शेडेड पार्ट का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आयत का पूरा क्षेत्रफल होगा, है ना, उसमें से ये जो दो अर्धवृत्त हैं उनको आप माइनस कर दो। मतलब कि मैं पहले इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूंगा और इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूंगा इस पूरे आयत में से, तो जो बचेगा वो मेरा शेडेड एरिया होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन कैसे डील करेंगे, पहले लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 35 है और ये 28 है, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 28। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। अब मैं को निकालना है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सारे बच्चों को। अब जरा दूसरा वाला पॉइंट सुनना। आर क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। टोटल जो है ना, ये जो टोटल जो है ना, ये 28 है। त्रिज्या, ये तो पूरा व्यास हो गया। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये दरअसल हाफ ऑफ पाई में 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए जब मैं लिखूंगा, एक सेकेंड थोड़ा जगह बना लेता हूँ। हाँ,
तो ये हो जाएगा 35 × 28 माइनस इस वाले सेमी सर्कल के लिए जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा पाई में 14 का स्क्वायर का आधा, और इसके लिए जब मैं लिखूंगा तो फिर से लिखूंगा पाई में 14 का स्क्वायर का आधा। ठीक है, कंफर्टेबल है। तो ये दोनों आधा आधा मिलकर एक हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 35 × 28 माइनस पाई में 14 का स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो जो कॉमन निकल सकता है सबको कॉमन निकाल लेता हूँ, फिर बाद में कटपिट कर लूंगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 14 और 14 दूनी 28 बाहर आ सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ मैं आपको। हो जाएगा 35 14 दूनी 28 माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एक 14 बाहर चला गया, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये 27 दूनी हो 7 दूनी हो जाएगा 14, 22 दूनी हो जाएगा 44, 70 में से आप 44 को माइनस करोगे और उसमें 14 का इंटू कर दोगे तो इसको सॉल्व करने से आपको जो मिलता है वो मिलता है 364। ये इसका एकदम करेक्ट जवाब होता है। ठीक है, आइडिया मिला। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और मेरे को ये एकदम भरोसा है आप बच्चों पे कि आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन मेरे बताने के पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। आप तो इंतजार करोगे सर बस जल्दी से खत्म करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ हमें। तो लो भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सुनते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करना मेरे साथ बच्चों। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। तो आपको पहले ना इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान की जो इनकम होती है ना बच्चे लोग, उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई इंसान जो है कुछ भी कमा रहा है तो या तो खर्च करेगा या तो बचत करेगा। मान लिया आपको पता चल जाता है कि वो आदमी जो है 8,000 रुपये महीना उड़ाता है और 4,000 बचा लेता है, तो पता कर लोगे कि 8,000 उड़ाया होगा, 4,000 बचाया होगा, तो मतलब 12,000 कमाता होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आय बराबर वो होता है खर्च धन बचत। इसका मतलब कि सर आप बचत मतलब बोल सकते हो क्या आय माइनस खर्च? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च। यहां तक ठीक है, कंफर्टेबल है। अब मैं इस वाली चीज का ना प्रयोग करने वाला हूं। बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च। चलो एक बार यहां पर यूज करके दिखाता हूं आपको। बोल रहा है कि आय का अनुपात, ठीक है भाई, ये आई ए रेशियो आई बी मुझे गिवन है 3:2, और फिर बोलता है कि खर्च का अनुपात, खर्च को मैं एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं तो ई से बता रहा हूं, तो ई ए रेशियो ई बी मुझे गिवन है 5:3। अब जरा समझना, ये कंसेप्ट दे रहा हूं आपको पर्पसली, मैं इस मेथड से बता रहा हूं कि आपको ये वाला कंसेप्ट दे सकूं। कंसेप्ट क्या होता है कि कभी भी एग्जाम में, समझना जरा बात को, कभी भी एग्जाम में अगर रेशियो गिवन हो और आपको समझ ना आ रहा हो कैसे डील करें, तो रेशियो को ब्रेक कर देना चाहिए। और जैसे ही आप तोड़ते हो तो एक वेरिएबल डालना चाहिए हमेशा एक्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3x 2x। अब जरा बात को समझना, इस भी रेशियो को ब्रेक करूंगा तो फिर एक वेरिएबल लूंगा। अब क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार इस क्वेश्चन में x को यूज कर चुका हूं तो बार बार हर जगह वही वेरिएबल यूज नहीं होता बच्चे लोग, ये कंसेप्ट मुझे आपको देना था। अब मैं दूसरा वेरिएबल डालूंगा जो कि हो जाएगा y। ठीक है, कंफर्टेबल है। अब जरा समझो, मुझे दिखाई दे रहा है कि a की इनकम जो है ये आई ए है, 3x है, और a का जो एक्सपेंडिचर है वो ई ए है, वो 5y है। तो अगर मैंने इनकम में से खर्च को माइनस कर दिया, आय में से खर्च को माइनस, तो बचत पता चल जाएगी ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x जो कि उसकी इनकम है माइनस उसका खर्च, तो बराबर उसकी बचत होगी। और क्वेश्चन में गिवन है कि 200 रुपए की दोनों बचत करते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, और वैसे ही ये आई बी है, मतलब बी की बचत है, तो ये हो जाएगा 2x, और ये जो है बी की खर्च है तो ये हो जाएगा 3y, और उसका भी बचत जो है 200 है। तो देखो मैंने आय में से खर्च को माइनस किया तो बचत बना लिया। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि दोनों ही 200 रुपए है, तो इसका मतलब दोनों समीकरण बराबर लिखे जा सकते हैं ना। तो जैसे आप दोनों को बराबर लिखो तो कैसे दिखेगा, 3x माइनस 5y बराबर 2x माइनस 3y। अब जरा देखना जरा, ये इस तरफ आएगा वो उस तरफ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 2y। अब देखो उसने क्या पूछा उसके हिसाब से काम करते हैं। उसने a की आय पूछी हुई है, ठीक है, a की आय पूछी हुई है। यहाँ पर जैसे आप पुट करो x बराबर 2y, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा x बराबर 2y, तो मुझे दिखाई देगा कि x बराबर 2y के हिसाब से 3 दूनी 6y माइनस 5y, मतलब y की वैल्यू आ रही है 200। और अगर y की वैल्यू 200 आएगी तो x की वैल्यू उस हिसाब से आ जाएगी 400।
अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा ए की आय कितनी है 3x है, तो उसने आय ए पूछा है, इनकम ऑफ ए वो 3x है, x की वैल्यू आपने अभी भी निकाली, x वैल्यू कितनी निकाली 400, तो 3 गुणा 400 हो जाएगा 1200। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1200। एक बार रिलैक्स होकर देख लो, कहीं कोई कष्ट हो तो मुझसे पूछ भी लेना। बहुत आराम से सॉल्व किया जाने वाला क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलते हैं बच्चे लोग। आई गेस अब सारे बच्चे लोग इसको लेकर क्लियर होंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए देखो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको जरा सॉल्व कर दो। क्या कहता है क्वेश्चन, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी कर लेती है। अब देखो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन भी ना एग्जाम में आते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा टॉपिक होता है, समय दूरी और चाल, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो फटाक से देखते हैं। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरा कर लेती है। यदि ट्रेन की गति आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दोगे तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटा 40 मिनट में पूरा कर लेगी। ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी, ये आपसे वो पूछ रहा है। अब एक बार रिलैक्स होकर समझना, मेरे को ना रिलेशन पता होना चाहिए, मेरे को फंडा पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, डी बराबर एच टी होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आगे बात पकड़ में, रिलैक्स होकर समझ पा रहे हैं आप लोग। अब जरा समझो, मान लिया ट्रेन ने डी डिस्टेंस कवर किया होगा, उसकी स्पीड एस रही होगी और उसको समय जो है 8 घंटे का लगा, तो मैं से इस तरीके से लिख सकता हूँ। एग्री करते हो? अब ट्रेन उसी यात्रा को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर स्पीड से अगर ट्रेवल करे, उसी यात्रा को मतलब फिर से डिस्टेंस डी हो जाएगा, है ना। और फिर उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जा रही है, मतलब अगर पहले स्पीड एस थी तो अब एस प्लस 5 हो जाएगा। एग्री करते हो इस वाली बात को लेकर? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से मेरे को स्पीड को बढ़ाना था, तो एस से मैंने कर दिया एस प्लस 5। अब उसने क्या बोला, जैसे उसने स्पीड बढ़ाया तो समय कम हो गया, 6 घंटे 40 मिनट हो गया, उसको पूरी तरह से घंटे में कन्वर्ट कर देता हूँ। 6 घंटे और 40 मिनट को अगर मैं पूरी तरीके से कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 40/60 आवर। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूंगा आ जाएगा 2/3, ये 3 इसके पास आएगा 18 और ये हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 20/3। इसका मतलब 8 की जगह पर अब मैं लिख सकता हूँ 20/3 घंटे। अब आप देख रहे हो कि दो समीकरण बने हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, डी और डी दोनों बराबर है, तो इन दोनों का भी इक्वल कर सकते हो। तो जैसे अब इन दोनों को इक्वल करने हो तो कैसे दिखेगा, 8s इज इक्वल टू 20/3s प्लस 20 पंचे 100, है ना, 20 पंचे 100/3, इस तरीके से। ठीक है, अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 24s माइनस हो जाएगा 24 में से 20s तो बचेगा 4s। 4s बराबर 100 दिखेगा मुझे। तो अगर 4s बराबर 100 होता है तो इसका मतलब ये है कि s बराबर 25 होता है। एग्री करते हो? और s बराबर 25, इसका मतलब कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बनने वाला क्वेश्चन। मतलब मैं ये देख रहा हूँ इस वाले पेपर में कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मस्त आपके सॉल्व करने लायक आ रहे हैं, है ना। और आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक को वो टच करता है, ताकि उस टॉपिक पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सको। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 सुनते हैं। क्वेश्चन 76 में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, मेरे को वृत्त का क्षेत्रफल का फंडा पता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फंडा होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि मुझे 9 पाई गिवन है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पाई से पाई उड़ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 आएगा, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आर क्या है, आर है त्रिज्या, जो कि इतनी होगी। एग्री करते हो? ये ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, मतलब अगर ये 3 है तो इसका डबल होकर ये हो जाएगा 6। इसे आप एग्री करते हो? 3 है तो फिर ये डबल होकर हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्त का जो व्यास है ना वो दरअसल वर्ग की भुजा के बराबर है। मतलब अगर ये 3 और 3 6 है तो ये भी तो 6 ही होगा, नहीं होगा क्या? वृत्त की त्रिज्या, सॉरी वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा मुझे पता चल गई है 6, और क्योंकि वो वर्ग है मुझे पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 1 6 तो सारे 6। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? अब उसने मुझसे क्या पूछा कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। इसका मतलब अगर ये 6 है तो उसकी घात 2 कितना हो जाएगा, 36। क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 36। कैसा लगा, था ना मजेदार? मस्त एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे लोग। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब समझो कि अच्छी चीज है हमारे लिए। कुछ भी उटपटांग चीज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो कि कंसेप्ट होने से सॉल्व हो सकता है। और इससे बढ़िया क्या चाहिए अपने को? फिर से कोशिश करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। सुनते हैं।
ये रहा वो अगला वाला सवाल। चलिए अब थोड़ा ना इस वाले क्वेश्चन को ना इत्मीनान से रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करना। ज्योमेट्री पर ही आया हुआ क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री में जो अलग अलग जो शेप्स बनते हैं, अलग अलग जो आकृतियां बनती हैं, आयत, रोम्बस, या फिर जो है पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग समलम चतुर्भुज है ना, और हम लोग उसको समानांतर चतुर्भुज ये सब कहते हैं, समचतुर्भुज ये सब कहते हैं। तो उन सभी पर ना दरअसल ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार मैं आप बच्चों के वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। उनकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए, रिलैक्स होकर आप प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश कीजिएगा मुझसे। ठीक है, चलो सुनते हैं क्या कहता है। कहता है आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एकदम सच बात है। आयत के जो विकर्ण है, रेक्टेंगल के जो कहना चाहिए मुझे, डायगोनल्स है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब समझ, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं। एकदम सही बात उसने कह कर दी है मुझे, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर कहता है प्रत्येक समलम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। देखो यहां पर ने इसने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। इसने यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज वर्ड यूज कर दिया है, गलत यूज किया इसने। इसको ना थोड़ा सा ध्यान देना था कि इसने ट्रांसलेशन पेपर में गलत दे दिया है। यहाँ पर वर्ड यूज करता है रोम्बस, और यहाँ पर वर्ड यूज करता है समलम चतुर्भुज। गलत है ये। रोम्बस की जो इंग्लिश है वो दरअसल, सॉरी, जो हिंदी है वो सम चतुर्भुज होता है, और समलम चतुर्भुज का जो इंग्लिश है वो दरअसल ट्रेपेजियम होता है। पॉइंट है आपको समझ में? तो यहाँ पर ना हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे ना अब दरअसल बट गए कि वो रोम्बस को फॉलो करे कि वो समलम चतुर्भुज को फॉलो करे। पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक है। खैर, अगर कभी ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है कि मान लिया जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश में यहाँ पर सही लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश में जो टर्म है रोम्बस वो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो हम उसको फॉलो करके सॉल्व कर देते हैं। आप कहेंगे तो मैं समलम चतुर्भुज भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले रोम्बस सुन लो। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस को हिंदी में हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं, मतलब उसकी ना चारों भुजाएं जो है ऐसे बराबर होती है, इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, तो अगर चारों भुजाएं बराबर है तो फिर रोम्बस कहलाएगा, ऐसा। कंफर्टेबल है आप लोग? तो बोल रहा है कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ये एकदम सच बात है। हर एक रोम्बस दरअसल एक समानांतर चतुर्भुज ही है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं ना समानांतर भी होती है। देखो, इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हैं, और चारों भुजाएं समानांतर भी हैं। इसमें चारों भुजाएं समानांतर हैं और चारों भुजाएं बराबर भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होता है। ये वाली बात भी एकदम सही है इसकी। फिर कहता है क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। वो कह रहा है हर वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वर्ग कहलाएगा। यहां पर भी उसने सेम लाइन लिखी हुई है, वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी वर्ग कहलाएगा। सच बात है ये, इसमें इस वाले सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, डन बात है ये। कहता है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये यहां पर इसने गड़बड़ कर दी कि जो सम चतुर्भुज है ना, वो बोल रहा है उसके जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। नहीं, ये गलत है। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है मतलब? अब जरा इस वाली चीज को जरा सा समझना। यहाँ पर जो समलम चतुर्भुज है उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने कहा था आपको बता दूंगा। समलम चतुर्भुज क्या होता है? समलम चतुर्भुज के ना आमने सामने की भुजाएं जो है पैरेलल होती है, और बाकी की दो भुजाएं पैरेलल नहीं होती, तो इस तरीके का शेप लेता है। ये होता है ट्रेपेजियम, इसे हम लोग बोलते हैं समलम चतुर्भुज। तो क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, इसका आपको बोनस मिलना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे से सही जवाब पूछोगे तो 1, 2 और 3 तीनों सेंटेंस करेक्ट है। मैं इसमें ऑप्शन नंबर सी पेपर में मार कर आता। अगर इस पेपर को मैं सॉल्व करता तो मैंने सी टिक दिया होता। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है अपने पास 78। मस्त क्वेश्चन है ये भी, फटाफट देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 और 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है। अच्छा भाई, बढ़िया किया मोड़ के। कह रहा है तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा? अब आपको ना वो उस पेपर को ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ सैंपल पेपर रखे हुए हैं, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अपन क्या करते हैं एक बार ना थोड़ा इससे ना बेलन का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, ये है वो आयताकार कागज का टुकड़ा, ये है वो। ठीक है, इसमें मेरे को ना उसकी माप गिवन है 22 और 15। तो ये है दरअसल 22 और ये है दरअसल 15। कंफर्टेबल हो? ये 22 है
और ये दरअसल 15 है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि लंबी भुजा की तरफ से उसको मोड़ा जाता है। लंबी भुजा की तरफ से जब मैं मोड़ूंगा ना तो देखना कैसा दिखेगा, ये देखो जरा, ये मैंने उसको लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा, तो ये ना बच्चे लोग ये एक बेलन बन गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये एक बेलन बन गया, देखो, ठीक है, कंफर्टेबल है, बोलो ये एक बेलन बन गया। तब वो क्या कह रहा है मुझसे, तो इस तरफ बनने वाले बेलन, ये मेरे हाथ में है वो बेलन है, ठीक है, का अधिकतम आयतन क्या होगा। अब आपको ना इस बेलन से ही दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला कि जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसने ये जो कवर किया, इसने ये वाली साइड पूरी की पूरी कवर करी, आपने नोटिस किया, जैसे मैंने खोला तो रफ से खुला, तो उसने ये वाली साइड पूरी की पूरी कवर करी। इसका मतलब ये है कि जो बेलन की जो परिधि होगी, मतलब वो दरअसल वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि नीचे की तरफ जो है बेलन का वृत्त बनता है, तो जो परिधि होगी वो उसकी सबसे लंबी भुजा के बराबर होगी, क्योंकि वो इस तरीके से खुला था और लंबी भुजा है 22, तो ये हो जाएगा परिधि जो है उसकी 22 के बराबर हो जाएगी। परिधि क्या होती है वृत्त की, वो होती है 2πr। वृत्त क्यों ले रहा हूँ सर, क्योंकि जब मैंने बेलन बनाया था तो वो यहाँ पर वृत्त का वाला शेप लेता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 22, सॉरी 22, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, 22 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3.5। मेरे को मतलब वृत्त की त्रिज्या पता चल गई है, ठीक है भाई, यहाँ तक मैं ओके हूँ। अब वो पूछ रहा है कि अधिकतम आयतन क्या होगा। आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए, वो होता है πr²h, ठीक है, जिसमें पाई है आपका 22/7, आर अभी अभी आपने निकाला 3.5 का स्क्वायर, और आपको एच जानना है। अब रिलैक्स होकर समझो, जब मैंने इस पेपर को आपके लिए मोड़ा तो ये है एच ऊंचाई, चलिए बात मानते हो, ये कुछ और नहीं है, ये इसकी इस वाली भुजा के बराबर है, मानते हो आप, ये देख पा रहे हो, ये वाली इस वाली भुजा के बराबर है, एग्री करते हो। तो ये वाली भुजा की जो लंबाई है कितनी है, 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप थोड़ा सा तो आपको जवाब मिलेगा फिर 5771/2 सेंटीमीटर क्यूब, इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही जवाब है वो है बी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। सुनते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 79, ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 79, सुनते हैं। कहता है किसी जार में लाल सफेद और नीले रंग के रैपर वाली टॉफियां रखी हुई है, बहुत बढ़िया, अलग अलग तरह की टॉफियां रखी हुई है, क्रिसमस आने वाला है, बांटेंगे मिलकर, चलो। रैपर, लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है, तो जो लाल वाला है ना, जो लाल वाला है ना, ये सफेद का 4/5 है, इसका मतलब कि R/W ये हो जाएगा मेरे पास 4/5, ठीक है, यहाँ तक ओके लोग। फिर कहता है सफेद की संख्या नीले की 3/4 है, सफेद की संख्या नीले की 3/4 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ W/ब्लू इज इक्वल टू 3/4। बताओ कैसा लगा ये, ठीक लगा, यहाँ तक ओके लोग। अब देखो जरा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैसा बनेगा, मेरे को ना अगर ये दोनों रेशियो पता हो तो मैं इनका जो मिक्सअप है वो निकाल सकता हूँ, R/W/B में निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे अपन लोग जरा देखना, ये रेड वाला आपको अगर जानना है तो क्या होता है, इसके लिए फर्स्ट वाला इंटू हो जाता है, तो ये आर आपको मिल जाता है, 4 हो जाएगा 12। डब्ल्यू वाला आपको जाना है तो इसके लिए ये क्रॉस वाला इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 15। और आपको बी वाला जाना तो इसके लिए ये इंटू हो जाता है, ये हो जाएगा 5×4=20। ये इस तरीके से रेशियो बन जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपकी रेगुलर क्लास आपको ये ट्रिक बताता हूँ, मेरा ख्याल आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 रेशियो गिवन हो तो मिलाकर अगर 3 बनाना हो तो इस वाली ट्रिक से अपन लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि कुल 470 रैपर हो, टोटल मेरे पास 470 है, और से पूछ रहा है कि नीले रैपर कितने हैं, ठीक है भाई, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। नीले के लिए मेरे पास दिख रहा है 20, तो कैसे लिखता हूं मैं, 20/12 + 15 + 20 ऑफ टोटल कितना है मेरे पास 470, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, तो जब इसको ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 47, 470 10 बार भी कटेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो 30। आई होप आप सारे बच्चों को ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। मस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है, बनाने लायक है, ट्रिक भी हमने देखी इसमें और देखा कि क्या स्मार्ट तरीके से हम लोग अप्रोच भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। मेरे को तो मजा आ रहा है पेपर सॉल्व करके, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कसम से अगर इस वाले एग्जाम में मुझे उठा के बैठा देते मतलब मैं बैठ तो नहीं पाया था समहाउ कुछ सिचुएशन, लेकिन अगर बैठा देते
तो दिल खुश हो जाता है, एकदम गार्डन गार्डन हो जाता। और मैं ये वाली बात मान के चल रहा हूँ कि ये वाला वीडियो लेक्चर अटेंड कर लेने के बाद, जब आप अभी, हालांकि पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है ठीक है, लेकिन जब भी होता है तो आप जब पेपर में बैठोगे तो ये बात जो मैं आज अपने लिए कह रहा हूँ, पेपर देने के बाद आप ये खुद के लिए कहोगे कि पेपर देने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। ऐसे क्वेश्चन आए थे, फोड़ के आ गए सारे के सारे, छोड़ा ही नहीं कुछ भी, जबरदस्त। चलो फिर से कोशिश करते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांच लगातार संख्याओं का औसत 16 है। पांच लगातार संख्याएं बनानी है मुझे, एक बनाऊंगा x, एक बनाऊंगा x+1, एक बनाऊंगा x+2, एक बनाऊंगा x+3 और एक बनाऊंगा x+4। ये हो गई वो पांच संख्या, ठीक है, लगातार है इसलिए 1 2 3 4 ऐड करता गया। मैं बोल रहा है कि इनका औसत 16 है। मैंने अभी भी आपको बताया था, जब अगर आपको औसत पता हो, अगर आपको सम जानना हो, औसत पता है, इनका सम अगर आपको जानना है तो आप क्या करो कि औसत में ही, औसत में ही ये है औसत, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का इंटू करवा दो, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 का इंटू करवा दो, ऐसा, ठीक है। तो जैसे अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 पंच हो जाएगा 80, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5x, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 5x+10, x बराबर आ जाएगा मेरे पास 14, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसमें बड़ी वाली संख्या क्या होगी। अब इतना तो अंदाजा लगा लोगे ना कि इनमें बड़ी वाली संख्या x+4 है, x के वाले आपने 14 निकाली है, तो 14+4 जवाब हो जाएगा 18। क्या बोलते हो, मस्त क्वेश्चन था यार, तब मजा आ गया बना के, अच्छा लग रहा है, गॉड गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 108 में जोड़ देने से पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जिसका आपने स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना ऐसे तो कई संख्याएं मैं जोड़ूंगा तो कई स्क्वायर रूट बनवा लूंगा, लेकिन वो यहाँ पर कंडीशन मार्क दिया कि न्यूनतम होना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए कि 108 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ बच्चे लोग, तो मुझे 1024 एक संख्या मिलती है, और 1024 कुछ और नहीं है, वो दरअसल 2 का पावर 10 है ना। आप इसको चाहो तो और अगर सॉल्व करना हो आपको तो आप लिख सकते हो 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 32 का अंडर रूट निकालो, मतलब 1024 का जब अंडर रूट निकालोगे तो आपको 32 मिलेगा। तो 1024 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन कितना जोड़ने पर आ रहा है, वो 6 जोड़ने पर आ रहा है, जवाब हो जाएगा 6। मजा आ रहा है, बहुत 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 मजा आ रहा है, जबरदस्त लग रहा है एकदम सर। बस आप कराते रहिए सर, रुकिए मत, रुकिए मत सर, आप रुकते तो मजा नहीं आता है, बोलते रहिए बस आप। हाँ बच्चे, जान लगा रहा हूँ मैं, सांस फूल गए, बोल रहा हूँ, सुनो क्या कहता है, सुनो, मस्ती कर रहा हूँ, सुनो। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर कहता है y x से कितना प्रतिशत कम है, नहीं बनाऊंगा समीकरण। ये मेरे एकदम रेगुलर क्लास का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने मेरे से परसेंटेज पढ़ा होगा ना उनको मैंने ट्रिक बताई होगी, वो ट्रिक आपको आज आपको बताता हूँ, फट से सुन लो। क्या बोल रहा है कि अगर x y से 25% अधिक है तब y x से कितना प्रतिशत कम होगा ये बता दो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज गिवन होता है, जैसे मेरे को 25% गिवन है, इस 25% का ना मैं फ्रैक्शन वाला फॉर्म निकालता हूँ। 25% अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है तो वो आएगा 1/4। कैसे आता है, जब वो परसेंटेज टूटता है ना तो बटे में 100 हो जाता है, परसेंटेज टूटता है तो बटे में दरअसल 100 हो जाता है, तो ये दरअसल हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा, उसने मेरे से कम पूछा है। अब जरा बात को समझना, जब भी आपसे कम पूछेगा ना तो 1/4 का मैं नीचे उतरूंगा, कम पूछ रहा है इसलिए नीचे जा रहा हूँ, ज्यादा पूछा होता तो ऊपर जाता। उसने मेरे से कम पूछा इसलिए नीचे आ रहा हूँ, 1/4 का नीचे होगा तो हो जाएगा 1/5, और 1/5 का जो परसेंटेज फॉर्म होता है वो होता है 20%। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 20%, को आंसर हो जाएगा इसका बी। मैंने ट्रिक में बता दिया, इसका बेसिक मैंने डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट ट्रिक बता दी, वो रिलैक्स होकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है एक समकोण त्रिभुज के आधार और विकर्ण का अनुपात 4:5 है। एक समकोण त्रिभुज देखो तो तुम कैसा दिखता है, त्रिभुज तुमने देखा ही नहीं, ये है आधार और ये है विकर्ण, ठीक है। ये अगर मान लिया 4x है, ये 5x है, तो ये दरअसल 3x हो जाएगा। इतना हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे अंदाजा लगा लेते हो सर? अब मैं अंदाजा लगाता हूँ मुझे लोग पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3x निकल गया। मेरा ख्याल है ये सारे बच्चों को स्वीकार होगा कि ये 3 कैसे आ रहा है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कहता है उसका परिमाप जो है 48 है। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x, जब मैंने बराबर किया तो आ गया 48, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 5 4 9 और 3 12, x इसको काटूंगा तो 12/48
ये 48/12 4 बारी में कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू की 4। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसे लगाऊंगा मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इस तरीके से। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी आ जाएगा 6 और x की वैल्यू अपने निकाली 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 छक्के 96। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। जिनका भी ये पेपर है, मतलब मेरे को रैंडम पेपर मिला है, मैं तो बस सॉल्व करने बैठ गया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस बच्चे ने बहुत सारे सही जवाब दिए, मैच कर रहा है मेरा जवाब उसका जवाब एकदम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये बन ना गया हो कहीं हॉस्टल में वार्डन कहीं ना कहीं बैठा होगा बच्चों को चमकाता हुआ कि लेट किसे क्यों आते हो हॉस्टल में, ऐसे चमका रहा होगा बैठ के किसी को। पानी ज़्यादा मत खर्चा किया करो, समय पर नाश्ता कर लिया करो, तुम्हारे लिए सारा दिन कैंटीन खुली नहीं रखेंगे, ऐसे डांटते हैं बच्चे लोग हॉस्टल में जो वार्डन होते हैं। और तुम गलती से अपने कोई बाहर से दोस्त वोस्त को ले आओगे, तुरंत पहुंच जाएगा कमरे में पूछने के लिए क्या कर रहा है तुम्हारा दोस्त यहाँ पे, क्या कर रहे हो दोनों, हैं क्या देख रहे हो लैपटॉप में, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है। तो कोई बच्चे बताओ जवाब है देने का, लैपटॉप में हम क्या देख रहे हैं, हमारा मन, जो मन आएगा वो देखेंगे। चलो बच्चे लोग, दो दोस्त बैठे हैं कुछ भी देख सकते हैं भाई। एक घासलेट टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है। कह रहा है कि एक टीन है जिसका 3/5 भाग जो है ना भरा हुआ है, ठीक है भाई। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है, ठीक है भाई, तो ये जो घासलेट है ये 3/5 भाग टीन है, ऐसे लिख दूं चलेगा। अब बोलता है इसमें से आपने 6 बोतल निकाला और 3 बोतल डाला, निकाला था इसलिए माइनस, डाला इसलिए प्लस, तो जो टीन है वो आधा भर जाता है, तो जो घासलेट है वो टीन की आधी हो जाती है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो नया वाला जो घासलेट है वो टीन की आधी हो गई। ठीक है भाई, तो टीन की क्षमता आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। इसका मान ये जो 3/5 टी है वो यहाँ पे पुट कर दो, 3/5 टी -6 + 3 आ जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 3/2। देखो क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर करूंगा, तो 3/5 टी -3/2 बराबर हो जाएगा 3। एग्री करते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6, -5 यहाँ पर आ जाएगा टी बराबर हो जाएगा 3। तो इसका मतलब टी बराबर आ जाएगा 30। 30 मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डी एकदम सही जवाब है। बच्चे ने मारा है एकदम यार, ये पक्का बना है हॉस्टल वार्डन। पता लगाना पड़ेगा कहाँ बैठा है ये आदमी, मतलब जिसका ये पेपर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा हो जाए, कॉफी में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है भाई, तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपने खर्च में कमी करनी चाहिए जिससे कि उसको अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। ठीक है भाई, अब ये वाला भी क्वेश्चन ना अभी अभी जो करवाया था ना, एक्स वाई से 25% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा, उसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग जब मैं रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ तो उसमें चेंज ऑफ बेस का दरअसल नाम देता हूँ। तो एक बार इसको आपको फटाक से ट्रिक से करके बताता हूँ, एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 10% बढ़ गया, तो क्वेश्चन में मेरे को 10% गिवन है। 10% का रेशियो फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/10 होता है। अब क्योंकि उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत खर्च कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम करने बोल रहा ना इसलिए नीचे जा रहा हूं, तो 1/10 का अगला नंबर आएगा 1/11। ज्यादा हो जाएगा बोलते तो ऊपर जाता, तो 1/10 का पिछला नंबर होता है 109। समझ गए, तो 1/11 की जो वैल्यू होती है ना वो मेरे को याद होना चाहिए, 9.99% होती है, 9.09% होती है ये, है ना। तो 9.09% को जब मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 9 1/11। 9 1/11 मतलब कि इसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब है ए। ठीक लगा यहाँ तक बच्चों को, कंफर्टेबल है। मस्त पेपर है यार, मतलब एकदम मक्खन पेपर आया है, बना बना के मजा आ रहा है, एकदम खुश हो जा रहा हूँ मैं पेपर पेपर सॉल्व कर करके। 2 4 पेपर और लाने पड़ेंगे, मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है बच्चों के साथ पढ़ाई करने में। सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 86। किसी लड़की के, नहीं लड़की नहीं है वो, लकड़ी है, मुझे माफ कीजिएगा। किसी लकड़ी के बंद डिब्बे में बाहरी माप 45, 32 और 28 है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी चौड़ी लकड़ी, फिर से लकड़ी ही बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लकड़ी से बना हो तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता क्या होगी। लकड़ी का डिब्बा कैसा दिखता होगा सर। बच्चे जहां तक मुझे अंदाजा है कुछ वो ऐसा लगता होगा, बाकी बताओ तुम क्या बोलते हो।
ऐसा, ठीक है, जहां तक मुझे अंदाजा है वो कुछ ऐसा लगता होगा, ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है। अब मुझे क्या क्या गिवन है उसे देख लेते हैं। मुझे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गिवन है, ये 45 है, ये 32 है, और ये 28 है। थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, ध्यान मत देना उसको, शेप को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है दरअसल समझो, आपको उसकी क्षमता बतानी है। क्षमता मतलब कुछ और नहीं होगा, उसका आपको आयतन बताना होगा। आयतन वो भी कैसा, आंतरिक, मतलब अंदर अंदर वो कितनी जगह घेर सकता है, अंदर अंदर उसमें कितना माल आ सकता है, वो आपको बताना है। अंदर अंदर जितना माल आएगा वही उसकी क्षमता होगी। एग्री करते हो आप? अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखो, उसमें मुझे गिवन किया कि 1 सेंटीमीटर लकड़ी चौड़ी लकड़ी से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो लाल रंग की जो लकड़ी है ना, ये थोड़ा सा ना चौड़ी है इस तरीके से, ऐसा, ऐसा चौड़ी है वो, 1 सेंटीमीटर, ऐसा, समझ गए? तो ये हो गया 1। और ये भी लकड़ी तो 1 सेंटीमीटर चौड़ी होगी ना, ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा, ऐसा, है ना? तो ये भी हो गया 1। अब थोड़ा रिलैक्स होकर देखो, टोटल 45 था, समझना यहीं पे तुम्हारे समझने के लिए, टोटल जो है 45 था, ठीक है। अब उसमें से एक और एक कट गया, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, एक और एक कट गया, 45 में कितना बचेगा? 43 बचेगा ना, ये मानते हो तुम? तो जो बीच वाला जो हिस्सा है ना बच्चे लोग, ये दरअसल 43 है। ये तुम्हें समझने की जरूरत है कि दो क्यों माइनस हो गया। एक दरअसल उस तरफ से हुआ है, एक दरअसल इस तरफ से हुआ है, तो एक और एक दो तरफ से माइनस करूंगा तो वो कुछ और नहीं हो जाएगा, वो दरअसल 45 में से 2 कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 43। यहीं पर आपको सिर्फ कैच है इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 क्यों कम हो रहा है। भले लकड़ी 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन एक एक दोनों तरफ से हटेगा ना, इधर से भी एक हटेगा, इधर से भी एक हटेगा, तो दरअसल 2 माइनस हो जाएगा। तो जैसे 45 में 2 माइनस हुआ, 43 आया, वैसे ही 32 में 2 माइनस होगा, 30 आएगा, और ऐसे 28 में 2 माइनस होगा, 26 आएगा। मानते हो? और मेरे को उसका आयतन निकालना है, तो दरअसल ये कुछ और नहीं है, ये दरअसल एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब कि इसको हम लोग घनाभ बोलते हैं हिंदी में। और घनाभ का आयतन, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करूंगा तो मुझे उसके आंतरिक सतह का आयतन मिल जाएगा। आंतरिक सतह का आयतन कुछ और नहीं होगा, वो उसकी क्षमता के बराबर होगा, मतलब उसमें उतना माल आप भर सकोगे। इसको जब आप इंटू करवाओगे तो आपको जो सही जवाब मिलेगा वो मिलेगा ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जिनका भी पेपर है मस्त बनाया बच्चे ने, मजा आ गया, गुड शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 मेरे सामने लिखा हुआ है बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? कहता है 8 पुरुष, नहीं सॉरी 7 पुरुष तो 7 मेन कर दिया मैंने। फिर क्या कहता है सर? हाँ भाई आगे बता रहा हूं मैं। 8 महिलाएं और 10 बच्चे, बच्चों को मैं चिल्ड्रन बोलता हूँ। इनमें से कोई भी आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, काम जो है 24 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इनमें से कोई भी आ रहा है, काम तो 24 दिन में ही पूरा हो रहा है, मतलब इन तीनों की क्षमताएं आपस में बराबर होगी, ये समझने की बात है, ठीक है। फिर क्या कहता है? प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 4 महिलाओं और 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्ण कर लेंगे? बहुत आराम से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। रिलैक्स होकर वस्तु समझते जाना। देखना, देखो, हमको एक फंडा पता है। फंडा होता है डी एम टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाला फंडा मैं अपनी रेगुलर क्लास में बताता हूँ। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास ना अटेंड की हो, जो डायरेक्ट इस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हो, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। अब एक बार सुन लो। डी का मतलब है डेज, एम का मतलब है मैन, टी का मतलब है टाइम, और डब्ल्यू का मतलब है वर्क। अब ना यहाँ पर जितने भी तरह के वेरिएबल किसी भी सवाल में प्रयोग हो सकते हैं ना, सारे के सारे लिख दिए गए हैं। लेकिन आपको जो प्रयोग है ना वो क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से करना है। क्वेश्चन में जिस तरह की बात बोलेगा उस तरह का आप यहाँ से नंबर उठाओ, इस तरह का वेरिएबल उठाओ और उसको यूज कर लो। जैसे मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ पर उसने घंटे का प्रयोग किया हुआ है और दिन का प्रयोग किया हुआ है, और साथ में मैन का प्रयोग किया हुआ है। मैं फीमेल का भी प्रयोग है, लेकिन वो मतलब ह्यूमन के सेंस में, चाहे आप मैन लो, वुमन लो या चाइल्ड लो, सब ह्यूमन के सेंस में। तो ये एम समझो स्टैंड्स फॉर मैन, मतलब कि ह्यूमन के सेंस में ले रहा है वो, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें क्योंकि दिन, घंटे और ह्यूमन तीनों दिख रहा है, तो डी एम टी लेने वाला हूँ। तो कैसे लिखूंगा जरा देखना, D1 M1 T1 इज इक्वल टू D2 M2 D2 M2 T2, ठीक है। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? अब थोड़ा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें ना जो जो डेटा गिवन होगा पहले उसको पुट कर लेंगे। मुझे गिवन है कि 7 पुरुष आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 मैन लिख दिया। मेरे को गिवन है कि वो 24 दिन काम करते हैं,
तो मैंने यहाँ पर दिन की जगह 24 लिख दिया, और मेरे को गिवन है कि 9 घंटा काम करते हैं, तो T1 गिवन है 9 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि 4 महिलाओं और बच्चों के साथ में कितने पुरुष आएंगे, तो M2 की जगह पर मान लिया कि X पुरुष आएंगे, लेकिन साथ में 4 महिलाएं हैं तो 4W भी लिख रहा हूं, और 5 बच्चे भी हैं इसलिए 5 चिल्ड्रन भी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग। और प्रतिदिन 6 घंटा काम करना है इनको, तो टाइम की जगह पर मैंने 6 लिख दिया, और 18 दिनों में काम होना चाहिए इसलिए डे की जगह मैंने 18 लिख दिया। आप इस वाले समीकरण को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस समीकरण को समझ जाएंगे तो समझिए कि अपना काम बन जाएगा। ठीक है, x के वैल्यू निकालना है मेरे को, यहाँ पर x वैल्यू निकालूंगा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ये वाला रिलेशन भी गिवन है जिसको मैं अभी यूटिलाइज करने वाला हूँ। समझो जरा, यहाँ पे गिवन है 4 वुमन, जब दिख रहा है मेरे को कि 8 वुमन 7 मैन के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो 4 वुमन है वो 3.5 मैन के बराबर होती होगी। वैसे ही 5 चाइल्ड, मेरे को दिख रहा है कि जो 10 चाइल्ड है वो 7 मैन के बराबर है, इसका मतलब यह है कि जो 5 चाइल्ड है वो भी 3.5 मैन के बराबर होता होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। आप कैसे लिखेंगे सर, जरा देखो, ये हो जाएगा 27 गुणा 7 मैन गुणा 9 बराबर 18, एक्स मैन का मैन ही रहेगा। ठीक है, और 4 वुमन है, 4 वुमन की जगह पर मैंने 3.5 मैन लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3.5 मैन, और 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन जब मैंने फिर से 3.5 मैन लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3.5 मैन, यह आ जाएगा मेरे पास 3.5 मैन, और वहां पर 6 का 6 रहने दिया मैं। ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स होकर देखो, ये 3.5 और ये 3.5 दरअसल हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा ऐसा, और जो मैन मैन है सब में कॉमन है तो ऐसे बाहर आ जाएगा मैन, है ना, और ये जाएगा 6, और यहाँ पर वैसे ही रहने देता हूँ 27। ये सिर्फ आपके समझने के लिए ये लाइन को बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चे लोग, अब ना दरअसल ये मैन से मैन ना कैंसिल हो जाएगा, ये जो m है ना इस वाले m से कट जाएगा ऐसा। ठीक है, ये m इस m से कट गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, 27, 7 और 9 लिखा हुआ है, 18x प्लस 7 और 6 लिखा हुआ है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है मेरे को। 27, 7, 9, 18, x प्लस 7 और 6, बहुत आराम से कटपिट हो जाएगी, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 6 अगर मैं काटना चाहूँ तो ये कटेगा दरअसल 6, 3 दूनी 6, और ये यहाँ पर मेरे से कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, और कुछ है इसमें कटने के लिए? ठीक, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा और कटिंग शटिंग करते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 4x प्लस 7 चौक 28, और यहाँ से मिल जाएगा मेरे पास 9 सत्ते 63, है ना। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और माइनस कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 13 में से 8 जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 पुरुष आएगा, दैट वुड बी अ राइट आंसर। ठीक है, कंफर्टेबल है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं समय बचाने के लिए हल्का सा कैलकुलेशन स्किप किया, उसको आप माइंड ना करना, कंसेप्ट मैंने बता दिया, कंसेप्ट से आपका काम बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 88 सुनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 सुनते हैं। 88 क्या कहता है, वो 88 पर लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% की छूट देता है। तो आपको ना ये वाला चीज पता होना चाहिए कि फंडा क्या होता है। फंडा दरअसल ये होता है एसपी, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस मतलब छपा हुआ दाम, 1 माइनस डी अपॉन 100, डी मतलब कि डिस्काउंट मतलब जो कि 10% है। ठीक है, तो जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ कैसे देखिए, एसपी इज इक्वल टू एमपी 1 माइनस 10/100, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर वो कहता है 10% की छूट देने के बाद भी 12% का वो लाभ कमाता है। तो फंडा क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12/100, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, कंफर्टेबल है। तो अब जरा समझो, ये जो SP है, ये जो SP है वो दोनों बराबर हो सकते हैं क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये हो जाएगा MP, और 1 माइनस 10/100 को सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 9/10, ये यहाँ से लिखा मैंने इससे। ठीक है, और अब इस वाली चीज को लिखने वाला हूँ मैं, तो ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा 112/100, ये ऐसा दिखाई देगा।
ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है, मतलब मुझे क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात निकालना है। निकल जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको जब सॉल्व करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CP अपॉन MP इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा आएगा 90 और ये आ जाएगा 112, थोड़ा सा कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 45/56, मतलब आंसर आएगा ए। बच्चे का पहली बार गलत हुआ है, ए आंसर इसका सही था बच्चे, 45/56। कहीं किसी हॉस्टल में बैठा होगा, ढूंढ के निकालेंगे, उसको बताएंगे कि इसका आंसर ए था, तुमने लगाया था बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। चलिए बच्चों, आखिरी के 2 क्वेश्चन है, फटफट देख लेते हैं। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या यदि 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा यदि आयतन अपरिवर्तित रहे। तो आपको तो पहले फंडा पता होना चाहिए, बिना फंडा बताए हुए कैसे काम कर लोगे भाई। आयतन होता है V, अपरिवर्तित रहे इसलिए दोनों तरफ मैंने लगा दिया VV, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह अच्छी है, दोनों तरफ मैंने लगा दिया VV, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H2। R1 है पहले वाली त्रिज्या, R2 है बाद वाली त्रिज्या, H1 है पहले वाली ऊंचाई, H2 है बाद वाली ऊंचाई, ठीक है। तो वो कहता है कि जो त्रिज्या है ना 2 गुनी हो जाए, तो पाई का तो पाई कट जाएगा, उड़ा ही देता हूँ लगे हाथ, ये पाई का पाई उड़ जाएगा। कहता है कि त्रिज्या जो है 2 गुनी हो जाए, मतलब अगर R1 मतलब पहले अगर R थी, पहले अगर R थी तो बाद में अगर 2R हो जाए, समझे। तो मैंने R1 के पे R लिया है और R2 पे मैंने 2R ले लिया है, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा R² इज इक्वल हो जाएगा 4R² तो ये R² और R² भी कट जाएगा, तो इसका मतलब H2 बराबर हो जाएगा H1/4। एग्री करते हो, ये ठीक है। तो H1/4 कुछ और नहीं है, वो दरअसल है 25% ऑफ H1, वो दरअसल ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कंफर्टेबल है अपन लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। तो 89 पर जो जवाब होगा वो होगा ए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 ना बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस तो चाहिए भाई, बिना इंटेलिजेंस के ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, हल्का सा मेरा एफर्ट लगेगा, रिलैक्स होकर देखना और सीखने की कोशिश करना। सुन लो, किसी त्रिभुज, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। 7, 5 और 3 किसी त्रिभुज की भुजाएं पता है, चलो मान लिया ऐसा कोई त्रिभुज है, 7, 5 और 3 इसकी भुजाएं आपको पता है, ठीक है। अब ये A है मान लिया, ये B है मान लिया, C है, तो ये कोण A हो जाएगा, ये कोण B हो जाएगा, ये कोण C हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन मान लो, अपने हिसाब से मैं ऐसे सोच लिया, ठीक है। तो अब बोल रहा है आपसे कि ना उसमें सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ABC 3 कोण है, उसमें सबसे बड़ा कोण क्या होगा, उसका मान आपसे दरअसल पूछ रहा है, ठीक है भाई। मैं निकाल के दे सकता हूँ बहुत आराम से, मैं इसको स्मॉल a मान लेता हूँ, इसको स्मॉल b मान लेता हूँ, स्मॉल c मान लेता हूँ। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या है, ये तीनों भुजाओं का मान है, ठीक है। अब अगर मुझे ना कोण की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लिया मुझे ना cos a निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोटो में आपको जमा के लिख के दे देता हूँ, आपको कष्ट होगा समझने में। फोटो थोड़ी फिर से बना देता हूँ, नेमिंग अच्छे से कर देता हूँ। a है तो 7 ये रहेगा, b है तो 5 ये रहेगा, c है तो अच्छा इसको इस तरफ करके लिख देता हूँ और भी कष्ट ना होता, कि b है तो 5 ये रहेगा और c है तो 3 ये रहेगा, ये a है ना, ये b है और ये c है, ऐसा, ठीक है। तो अब जगह अगर आपको कोण a निकालना है, मतलब cos a का फंडा होता है, अगर आपको याद आ जाए, वो होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc, ऐसा ही फंडा बनता है, ठीक है। तो जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जाता हूँ तो मेरे को b की वैल्यू मिलती है 5 का स्क्वायर, c की वैल्यू मिलती है बच्चे लोग मेरे को 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू मिलती है मेरे को 7 का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 7 सॉरी 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। कंफर्टेबल है, पता चल रहा है फंडा, मस्त फंडा है। मतलब अगर आपको मजा आ रहा हो तो आई डेयर यू कि इस वाले वीडियो को पॉज करो, वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के देखो, मतलब हवाइयाँ उड़ जाएंगी इस वाले क्वेश्चन पे, इतना मस्त क्वेश्चन है। सुनो जरा, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, मत उड़ाओ हवाइयाँ, सीखो। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, है ना। तो 25 और 9 मेरे पास आ जाएगा विच इज थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कर देता हूँ मैं, मत थको इतना। 25 और 9 हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 34, 34 माइनस हो जाएगा 49, 49, है ना, अपॉन में 5 दूनी 10 और 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ से मेरे को मिलता है 15, तो इसका मान आ रहा है ऋण में 1/2, ठीक है।
कॉस ए का जो मान आ रहा है वो आ रहा है ऋण में 1/2, ठीक है। अब वैसे ही अगर आपको कॉस बी निकालना होगा तो कॉस बी आप कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जैसे ये कॉस ए का फंडा बनाया ना, वैसे मैंने कॉस बी का फंडा बनाया, ठीक है। अब इसमें डेटा पुट करता हूँ, देखना जरा जब मैं डेटा पुट करूँ तो कैसा दिखाई देता है मेरे को। ये लिखूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा ए की वैल्यू है मेरे पास 7 और सी की वैल्यू है मेरे पास 3, ऐसा ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 7 का स्क्वायर है 49 और यहाँ से मेरे को 9 मिलेगा, दैट इज 58। 58 में से मैं 25 को माइनस कर देता हूँ। 8 में से 5 गया होगा 3 और 2 में से 5 में से 2 गया होगा वो होगा 3, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 3 11 दूनी 14, तो मेरे पास 11/14 आ रहा है, ठीक है। आप जैसे भी कैलकुलेट करो आपका मन है, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर दिया समय की कमी की वजह से, ठीक है। अब वैसे ही मेरे को अगर cos c निकालना होगा तो जैसे मैंने cos a का फंडा बनाया, cos b का फंडा बनाया, वैसे ही cos c का फंडा बनाऊंगा। थोड़ा सा जगह नहीं दिख रही है, हल्का फुल्का एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, उसके लिए माइंड मत करना, सीखने की बस कोशिश करना, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से लूंगा वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू लूंगा वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, c की वैल्यू लूंगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2ab, तो हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 5, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 चला गया 40 और 25 मेरे पास ख्याल है बन रहा होगा 65, ठीक है। 65 है इधर से और नीचे है मेरे पास 5, तो उसको काट भी देता हूँ, 13 पंचे 65 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 13 और 14, 13/14 आ रहा है मेरा। तुम जो भी सॉल्व करके निकालो, मेरा 13/14 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी 14 ही आएगा, मैंने 44 लिख दिया है, इसको भी ठीक कर देता हूँ, 11/14 आ रहा है ये, ठीक। तो अब देखो मेरे पास ना तीनों कोण की वैल्यू आ गई। कॉस ए की वैल्यू है मेरे पास ऋण में 1/2, कॉस बी की वैल्यू है मेरे पास 11/14 और कॉस सी की वैल्यू है मेरे पास 13/14। अब यहाँ से इतना तो निकालना आसान है, लेकिन यहाँ से ना ये जज लगाना कि कौन सा वाला कोण बड़ा होने वाला है। लिखा ना साफ साफ कि सबसे बड़े कोण का मान बता दो, इसके लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं हिलेगा। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करो कि मेरे पास ना कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों की वैल्यू दरअसल आ चुकी है ना। ऋण 1/2, 11/14, 13/14। अब मुझे इस तीनों वैल्यू से ये डिसाइड करना है कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी में किसका मान बड़ा होने वाला है। कैसे पता चलेगा मुझे, मुझे तो याद भी नहीं है कि 11/14 13/14 होता क्या है आखिर, -1/2 भी मेरे को याद नहीं है, कैसे कर पाऊंगा मैं ये। इसके लिए आपको थोड़ा सा ना हल्का सा इंजीनियरिंग मैथ्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये वाला कंसेप्ट समझ पाओगे। देखो आपको उसके लिए ना बच्चे लोग कॉस का ना ग्राफ याद होना चाहिए। अगर आपको गॉस का ग्राफ याद होगा तो इससे आप बहुत आराम से डील कर लोगे। मतलब कहने का ये, चलो ग्राफ याद भी नहीं है फिर भी ग्राफ से आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है, इसलिए मैं ग्राफ की हेल्प लेता हूँ दरअसल हमेशा। एक बार रिलैक्स होकर सीखो। देखो आपको इस वाले ग्राफ से, जैसे ये x है तो ये cos x है, ये cos x का ग्राफ है, आपको इस वाले ग्राफ से दिखाई दे रहा होगा कि जो cos का जो अधिकतम मान है ना ये दरअसल +1 और जो न्यूनतम मान है ना वो दरअसल होता है -1, है ना। मतलब आप देख पा रहे होगी cos का अधिकतम मान और न्यूनतम मान 1 से लेकर ऋण 1 के बीच में वेरी करता है। एग्री करते हैं अब। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ कि cos का जो अधिकतम मान है ना, अधिकतम मान वो ऋण 1 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है। सबसे न्यूनतम मान होगा ऋण 1 और सबसे अधिकतम मान होगा 1, ठीक है। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो मान है ना वो मेरे पास ऋण 1/2 है, 11/14 है और 13/14। यहाँ पर सीखने की आपको ध्यान लगाना है थोड़ा सा, यहाँ बीच में कहीं पर 0 होता होगा, मतलब 0 के इस वाला जो पार्ट है, 0 के ये वाला जो पार्ट है ये आपको निगेटिव डेटा देगा। 0 के इस तरफ वाला जो पार्ट है ये आपको निगेटिव डेटा देगा, है ना। और 0 के जो इस तरफ वाला जो पार्ट है ये आपको पॉजिटिव डेटा देगा। ये बात आप मानते हो, ठीक है। अब मैं ये बात अंदाजा लगा पा रहा हूँ क्योंकि cos a का मान जो है ऋण में 1/2 आया है, मतलब निगेटिव वाले साइड में है, मतलब जो cos a है वो इस वाले सेक्शन में कवर करता होगा, और जो cos b और cos a दोनों का मान धनात्मक आया है तो वो 0 से 1 वाले सेक्शन में कवर करता होगा, मतलब वो दोनों इस तरफ आते होंगे। मतलब मैं यही बात मान गया कि जो a और a का जो मान है वो क्योंकि निगेटिव है तो इस वाले सेक्शन पर है, और क्योंकि b और c का मान जो है पॉजिटिव है तो वो इस वाले सेक्शन पर है। इतना मैं मान चुका हूँ, है ना। अब थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए, और फिर लास्ट वाली लाइन से इस वाले क्वेश्चन को फिनिश कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बना कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप बहुत आराम से सीख जाओगे, ज़्यादा टफ नहीं है।
देखो बस इत्मीनान से सिर्फ देखते रहो। देखो मुझे ये पता चल गया कि 0 बीच में है, इस तरफ -1 है और इस तरफ +1 है। ये क्या है सर? ये कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। यहाँ पर a आया और यहाँ पर b और c आए। ठीक है, अब आपको ये याद करना होगा कि cos 0 कहाँ पर होता है। अगर आपको याद आ जाए तो cos π/2 पर 0 होता है। देखो ये बना हुआ है π/2, cos π/2 पर 0 होता है। एग्री करते हो? और थोड़ा सा स्तर बढ़ोगे तो cos 0 पर वो 1 होता है। इतना तो याद होता है ना कि cos 0 1 है, cos π/2 0 है। और जब इस तरफ आगे बढ़ोगे तो ये आएगा पाए, है ना? तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये है दरअसल 180 डिग्री। तो मैंने ये देखा कि जब कोण का मान 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी। बी और सी में वैल्यू धनात्मक आ रही है, मतलब बी और सी में कोण का मान जो भी होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? और बिल्कुल वैसे ही मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं कि जब कोण की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब जब वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, मतलब 0 और 1, 0 और -1 के बीच में होगी, तो उस स्थिति में कोण का जो मान है वो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। 90 और 180 के बीच की स्थिति में, जब कोण की वैल्यू 90 और 180 के बीच में कोई होती है, उस स्थिति में जो मान है वो हमेशा ऋणात्मक आता है। जो मान है वो हमेशा ऋणात्मक आता है। ये वाली बात मानते हो आप? ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? तो मेरे को cos A का जो मान है वो ऋणात्मक मिला था, मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो भी उसके कोण का मान होगा वो 90 से लेकर 180 के बीच में होगा और पक्का वो इससे तो बड़ा ही होगा। 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी मान आता होगा, B और C का मान 0 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी मान आता होगा इससे तो यहाँ पर बड़ा ही आता होगा। और यहाँ पर बड़े में कौन फंस रहा है? A फंस रहा है। एग्री? और वो जो A है उसका मान पक्का 90 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी होगा, मुझे याद नहीं है, होगा कुछ भी। तो मैं जब ऑप्शन देखता हूं तो अंदाजा लगा लेता हूं, मैं करेक्ट आंसर नहीं पता लेकिन मैं ऑप्शन देखकर हिट एंड ट्रायल लगा सकता हूं कि भाई जो भी आंसर आएगा वो 90 और 180 के बीच में आएगा। 90 और 180 के बीच जब मैं गौर करता हूं तो 120 डिग्री मिलती है। आंसर मेरा डी फट से सॉल्व हो जाता है। हल्का सा अगर कंसेप्ट अपने को पता हो ना तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखकर अपन टिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना मैंने ना लेवल बढ़ाने की कोशिश की है। मतलब मान लो अगर हल्का सा भी कष्ट हुआ हो, आप मेरे से चैट सेक्शन में बिल्कुल मेरे से पूछिएगा। हमेशा मैं कमेंट्स पर जो है, आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उस पर ध्यान देता हूँ और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी आपके डाउट वगैरह हो इस वाले क्वेश्चन को लेकर आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ना आए तो बढ़िया, आ गए तो भी बढ़िया। मेरे से आप बिल्कुल चैट सेक्शन में डाउट पूछिएगा, मैं आपके डाउट का एज सुन एज पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैं आप बच्चों के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम का कोई ना कोई भाग लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी पहले कर लेनी है या किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए आपको मुझसे हेल्प चाहिए, आप बिल्कुल चैट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए। मुझे वो टॉपिक्स देखकर अंदाज़ा मिलता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि मैं वो वाला कंटेंट आपके पास पहले लेकर हाजिर हो जाऊँ। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।